हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इस समय जो हमारी सीरीज चल रही थी वो थी संस्कृत साहित्य पर। तो जैसा कि आप लोगों ने संस्कृत साहित्य के सारी क्लासेस देख ली हैं और सारे कवियों को भी हमने पढ़ लिया है। जितने भी कवियों से प्रश्न बनते हैं और जो भी हमारे सिलेबस में था, सिलेबस से इतर भी हमने कुछ एक दो कवियों को पढ़ा है। और जो कवि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर छूट गए हैं तो उन्हें हम जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आज से जो है उन्हीं साहित्य विधाओं पर जो है प्रश्नोत्तरी होने जा रही है। जो संस्कृत साहित्य के जो प्रश्न आते हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट में, कुछ संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न आते हैं, तो उनको आज हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हल करेंगे। तो आप सभी प्रश्नोत्तरी को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पेपर जो है किस टाइप से आता है और किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो बस जितने संस्कृत से साहित्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज हम उनको ही देखेंगे, और बाकी जो प्रश्न अलग से छूट गए हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे और साथ में बताते भी चलेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, और क्योंकि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमारा कितना तैयार है। पढ़ना ही मतलब नहीं है, उस चीज़ को समझना, और उसके बाद जब आप सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपकी पढ़ाई कहाँ पर कम हुई है, किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला एक प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायनी स्फुरंति सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, यह उक्त कथन किसका है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायनी स्फुरंति सत्ववेद बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति जो है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मम्मट की है, वाग्भट की है, रुद्रट की है या विश्वनाथ की है। तो अगर मान लिया इसका प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, आप पहले ये सोचने का प्रयास कीजिए कि आपने किसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो आपने मम्मट के बारे में पढ़ा था, मम्मट के बारे में कहीं भी ऐसे जो है कथनों के बारे में आपने नहीं पढ़ा। विश्वनाथ के कथनों के बारे में भी आपने जो है बहुत पढ़ा है, लेकिन इस तरह के कथन आपको नहीं पढ़ने को मिले। तो पहले इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए। फिर बात आती है रुद्रट की और वाग्भट की, फिर उन दोनों पे विचार विमर्श कीजिए। इससे क्या होता है, ये ऐसे ही प्रश्नों को जो है सॉल्व किया जाता है और ऐसे ही तुक्का भी लगाया जाता है। वैसे इसका आंसर पता है कि जो कथन कहा गया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो कहा गया है वो कहा गया है वाग्भट के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, इस कथन का जो सही जवाब है वो है वाग्भट। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो है, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। तो इसके लिए चार ऑप्शन है, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त और भास। तो जब मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास शुरू किया था तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया था, इन्हीं के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो आप सभी को याद आ गया होगा संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, तो वो है भास। अधिकतर क्या होता है, लोग कालिदास को लगा देते हैं, लेकिन नहीं, कालिदास नहीं है। संस्कृत के जो प्रथम नाटककार है वो भास कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया है कि वो कौन से कवि हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ विशेषणों के प्रयोग किए हैं, जिसमें से एक विशेषण ये भी दिया था पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो इसका प्रयोग किसने किया है, आपके पास चार ऑप्शन है, कालिदास, भारवी, भवभूति और बाणभट्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है भवभूति। आप भी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा है। तो इन्होंने ही जो है अपने लिए जो है पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। कौन है वो है भवभूति। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भवभूति। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में आया हुआ है।
साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो पद वाक्य प्रमाणज्ञ स्वयं के लिए कहा है, इन्होंने अपने किस ग्रंथ के अंतर्गत ये बात कही थी। तो ये जो इन्होंने अपने लिए इस विशेषण का प्रयोग किया था वो उत्तर रामचरितम के अंतर्गत किया था। इसको मैंने पढ़ाया भी है। अगर आप में से किसी ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल पे, और वहाँ पे जो है भवभूति की जो वीडियो पढ़ी है आप उनको जाके पढ़िएगा। उसमें ये सारे पॉइंट मैंने अच्छे से बताए हैं, तो आप वहाँ से जाके दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है, अभी हमने कल ही इसके विषय में पढ़ाया भी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो भरत मुनि हैं, इन्होंने नाटक में जो अभिनय को लिया है वो किस वेद से लिया हुआ है अभिनय को। तो इसका जो सही जवाब है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो है इन्होंने किसको लिया है, अभिनय को लिया है। ऋग्वेद से इन्होंने पाठ को लिया है। सामवेद से इन्होंने जो है गान को लिया है। यजुर्वेद से अभिनय को लिया है जिसका प्रश्न पूछा गया है। और अथर्ववेद से इन्होंने क्या लिया है, तो अथर्ववेद से इन्होंने रस को लिया है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, मैंने कल भी बताया था, और देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब आपका जो आपने जितना भी पढ़ा है आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैम ने जो पढ़ाया है वही सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिल भी रहे हैं। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो मैंने पढ़ाए नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1-2 पॉइंट तो छूट ही जाता है कितना भी आप कवर करिए। आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन है जो कि विभक्ति को लेके है, तो इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, तो नमः शब्द के योग में जो विभक्ति होती है वो होती है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो जो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो कि इनकी अंतिम रचना मानी गई है, आप सभी इनके विषय में पढ़े भी हैं, तो इसमें इन्होंने कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ऑप्शन में है 15, 18, 20, 24। तो इसके अंतर्गत इन्होंने जो है 24 छंदों का प्रयोग किया है। इसको भी आपने पढ़ा है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगर उपमाओं की बात करेगा कि कितने उपमाओं का प्रयोग किया गया है, तब आप बताएंगे 180 उपमा। और अगर कभी आ जाए कि इसमें पद्यों की संख्या कितनी बताई गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो 196 पद्य रखे गए हैं। ये सारी बातें जो है आपने जब विस्तृत रूप में अध्ययन किया था तो ये सारी बातें जो है उसमें बताई गई थी डिटेल में। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी थी। यहाँ पर देखिए टीका के बारे में पढ़ाया गया है। तो जो मल्लिनाथ ने उन्होंने जो है कालिदास की जो रचना है कुमार संभवम, इसके कितने सर्गों पर इन्होंने जो है टीका लिखी थी मल्लिनाथ ने। तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने कितने सर्गों पर लिखी थी, तो इन्होंने 8 सर्गों पर, कालिदास के 8 ही सर्गों पर जो है इनके द्वारा टीकाएं मिलती हैं। ये भी आपने पढ़ा ही है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और कुमार संभवम। तो इसमें से कौन सी रचना है जिसका आरंभ जो है वो श्री शब्द से माना गया है और इसका जब समापन होता है तो वो लक्ष्मी शब्द से होता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है किरातार्जुनीयम। वो कौन सी रचना है, वो है किरातार्जुनीयम। इसका जो शुरुआत होता है, जब इसका आरंभ होता है तो श्री शब्द से होता है और इसका जब अंत होता है, समापन होता है, तो लक्ष्मी शब्द से होता है। ऐसे ही एक ग्रंथ है, मैंने पढ़ाया था आपको कि उसका आरंभ जो है श्री शब्द से होता है और उसका जब अंत होता है तो भी श्री शब्द से होता है। उस ग्रंथ का नाम आप बताइएगा कमेंट में
कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत भी श्री शब्द से होती है और अंत भी श्री शब्द से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा घोष महाप्राण है? तो इनको आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन सामने आ गया तो इसको भी हल करते चलते हैं क्योंकि सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा घोष महाप्राण है। 4 ऑप्शन है, ये है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। तो इसमें से कौन सा जो है घोष और महाप्राण है? तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका चौथा वाला, ये आपका जो है घोष भी है और घोष के साथ साथ महाप्राण भी है। जो दोनों चीजों की पूर्ति करेगा वही जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये घोष भी है और घोष के साथ साथ महाप्राण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य और श्री रामानुजाचार्य। तो इसमें जो सही जवाब है वो है श्री मध्वाचार्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कालिदास की रचना है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, साहित्य दर्पण, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 रूपक और प्रतिमान नाटक। तो इसमें जो कालिदास की रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, आप सभी जानते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरित किसकी रचना है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कालिदास, दंडी, भवभूति और भास। तो इनमें से जो 10 कुमार चरित ये रचना है ये किसकी है? तो ये है दंडी की रचना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कालिदास, भवभूति, भास और भारवी। तो इसमें जो मालविकाग्निमित्रम है ये नाटक किसका है? तो आप सभी जानते हैं मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और चौथा है प्रतिमान नाटकम। तो इसमें कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की है, मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास की है, विक्रमोर्वशीयम जो है ये भी कालिदास की ही रचना है। और इसके बाद बात करें प्रतिमान नाटकम, तो ये रचना जो है कालिदास की नहीं। तो ये रचना है किसकी? तो ये रचना है भास की। भास का नाटक है प्रतिमान नाटकम जो कि 7 अंकों में लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये कालिदास की नहीं है बल्कि भास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मालती माधवम रचना के लेखक का नाम बताइए। मालती माधव रचना किसकी है? भवभूति की है, कालिदास की है, भास की है या फिर श्रीहर्ष की है? तो ये रचना जो है मालती माधवम ये किसकी रचना है? तो ये रचना आपकी है भवभूति की। किसकी है? भवभूति की रचना है मालती माधव, जो कि 10 प्रकरणों में विभक्त है। ये क्वेश्चन आता भी है। ये मालती माधवम जो है ये कितने में है? 10। ये जो है 10 अंकों में विभक्त रचना है और एक प्रकार से ये प्रकरण है। कौन सा? मालती माधवम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? भारवी की रचना कौन सी है? ऑप्शन में है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य, 10 कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, किरातार्जुनीयम जो है ये किसकी रचना है? तो महाकवि भारवी की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वध जो है ये रचना किसकी है? 4 ऑप्शन है, माघ, कालिदास, हर्ष या फिर भास। तो ये जो शिशुपाल वधम है ये रचना किसकी है? तो ये रचना है माघ की। किसकी रचना है शिशुपाल वधम? तो ये माघ की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और यही रचना जो है वृहत्त्रयी के अंतर्गत आती भी है। महाकवि माघ की जो रचना शिशुपाल वधम है ये वृहत्त्रयी के अंतर्गत आती भी है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो दंडी की कौन सी रचना है? 4 ऑप्शन है,
दस कुमार चरित, शिवराज विजयम, मेघदूत, हर्षचरित। तो इनमें कौन सी रचना है जो दंडी की रचना है? तो दंडी की रचना कौन सी है, उसका नाम अगर हम बताएं तो उसका नाम है दश कुमार चरितम। जो दंडी की रचना है वो है दश कुमार चरितम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है नैषधीय चरित के लेखक का नाम बताइए। तो नैषधीय चरित किसकी रचना है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीहर्ष, दंडी, भास, भवभूति। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नैषधीय चरितम के लिए, वो है श्रीहर्ष। तो नैषधीय चरितम किसकी रचना है? तो ये श्रीहर्ष की रचना है। अगला क्वेश्चन है भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का जो मूल नाम है वो क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या फिर नीलकंठ। तो जो भवभूति का मूल नाम था वो था श्रीकंठ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है नीलकंठ, ये भवभूति के पिता का नाम था नीलकंठ, और श्रीकंठ जो है ये भवभूति का ही मूल नाम है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भवभूति की रचना का नाम है। इसमें से कौन सी रचना है जो कि भवभूति की है? इसके लिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरितम, हर्षचरितम। तो इनमें से कौन सी रचना है जो भवभूति की है? तो वो रचना है उत्तर रामचरितम। ये किसकी रचना है? तो ये भवभूति की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस जवाब के लिए आपका सही जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? चार ऑप्शन है, उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो महाकवि कालिदास हैं वो किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है उपमा अलंकार के लिए। आपने पढ़ा है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। ये वाला श्लोक आपको याद है, उद्भट के द्वारा ये दिया गया था। और कालिदास जो है वो किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा के लिए ये प्रसिद्ध हैं, उपमा कालिदास से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वो आपका सही जवाब है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? तो कर्मधारय समास की बात हो रही है, इनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए चार ऑप्शन है, चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम और माता पिता। तो इसमें से जो है सही जवाब क्या है कर्मधारय की, जो कर्मधारय समास है? तो इसके लिए जो आपका सही जवाब है वो है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम जो है ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें जो चक्रपाणी है ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, माता पिता जो है ये द्वंद्व समास हो जाएगा, और चतुर्युगम जो है ये आपका द्विगु समास हो जाएगा, और नीलोत्पलम क्या है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास, माघ, भारवी या फिर दंडी। तो इसका जो सही जवाब है वो है महाकवि दंडी। दंडिनः पद लालित्यम हमने पढ़ा है ना। तो पद की लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आचार्य दंडी हैं। मैंने अपनी क्लास में बार बार बताया है कि इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिला भी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है। क्वेश्चन है आपके सामने, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक या फिर अभिनव गुप्त। तो नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? अभी हमने कल ही पढ़ा है। तो ये ग्रंथ जो है वो है भरत मुनि का, जिसमें जो है कुल 36 अध्याय दिए गए हैं नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। याद रखिएगा 36 अध्याय है, और जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 6000 श्लोक हैं। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सारी वीडियो को देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ सारे के सारे आपने पहले से ही पढ़ लिए हैं। आगे बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो है भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? देखिए रस पे भी फोकस किया गया है। तो किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वो कौन सा था? इसके लिए चार ऑप्शन है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो इसका जो प्रधान रस था किरातार्जुनीयम का वो है वीर रस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा।
भारवी द्वारा रचित जो किरातार्जुनीयम है इसका प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वीर रस इसका प्रधान रस है। क्वेश्चन है आपके सामने, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो ऑप्शन है पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति। तो इसमें जो है कौन सी रीति की प्रधानता है? तो वो है वैदर्भी रीति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। श्री हर्ष की जो रचना नैषधीय चरितम है इसमें जो है वैदर्भी रीति की प्रधानता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से काव्य आते हैं। तो ऑप्शन इसके लिए 4 दिया गया है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और रघुवंशम। इसमें जो आपका सही जवाब है वो है रघुवंशम। रघुवंशम जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। रघुवंशम जो है ये आता है आपका लघुत्रयी के अंतर्गत। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं बल्कि ये लघुत्रयी के अंतर्गत ये रघुवंशम जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह अभिमत है, ये किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रुद्रट का है, पीयूष वर्षीय जयदेव का है, आचार्य भामा का है या फिर आचार्य मम्मट के द्वारा कहा गया है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो ये जो अभिमत है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो वो कहा गया है ऑप्शन नंबर सी आचार्य भामा के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य भामा के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? दंडी ने किया था, भरत मुनि ने किया था, वामन ने किया था या फिर अभिनव गुप्त ने किया था। तो विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसका जो प्रतिपादन है वो भरत मुनि ने किया था अपने नाट्य शास्त्र में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुवलयानंद के रचयिता हैं। कुवलयानंद किसका ग्रंथ है? तो 4 ऑप्शन है, आचार्य भामा का है, दंडी का है, पंडित राज जगन्नाथ का है या फिर अप्पय दीक्षित का है। तो कुवलयानंद जो रचना है वो किसका है? वो है अप्पय दीक्षित का। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कालिदास, भवभूति, दंडी या फिर भारवी। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है आपका आचार्य दंडी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। दंडी की ये रचना है कला परिच्छेद। जब दंडी के बारे में हमने पढ़ाया था तो दंडी के बहुत से ग्रंथ सामने आए थे, जिसमें से 1-2 उनके ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। बाकी ये कला परिच्छेद जो है इन्हीं की रचना है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके जो है इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, करुण, श्रृंगार, वीर या फिर शांत। तो उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वो है करुण रस। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और उत्तर रामचरितम कितने अंक का है? तो ये 7 अंकों में लिखा गया है उत्तर रामचरितम, और इसमें जो है करुण रस की प्रधानता है। दोनों महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कालिदास की रचना रघुवंशम है एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीत काव्य या फिर एक महाकाव्य है? तो जो कालिदास की रचना रघुवंशम है वो क्या है? तो वो एक प्रकार का महाकाव्य है। याद रखिएगा, रघुवंशम क्या है? रघुवंशम एक महाकाव्य है और ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। कालिदास की तीनों रचनाएं जो हैं वो लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? कुमार संभवम, रघुवंशम और कौन सी एक आती है? और आती है आपकी मेघदूतम, जो कि खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, पंडित राज जगन्नाथ हैं, आचार्य भामा है, आचार्य दंडी है या फिर आचार्य विश्वनाथ। तो इसका जो सही जवाब है वो है आचार्य विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही जवाब है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संस्कृत के
किस कवि ने इकोह रसः करुड़ कहकर करुड़ रस को रसराज घोषित किया? तो वो कौन है? कालिदास हैं, क्या वो भारवी हैं, क्या वो माघ हैं या फिर भास हैं? तो एको रसः करुड़ा ये किसने कहा है? तो ये कहा है भवभूति ने। किसने कहा है? तो ये कहा है भवभूति ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो वो कौन से कवि हैं? ऑप्शन है घटकरपर, भर्तृहरि, कालिदास या फिर भारवी। तो कौन से कवि हैं जिनकी वाणी नारिकेल फल के समान है? तो वो हैं आपके भारवी। भारवी के लिए ये उपाधि दी गई है। नारिकेल की इनकी जो वाणी है वो कैसी है? वो नारिकेल फल के समान है, बाहर से कठोर अंदर से कोमल। ये उपाधि किसको दी गई है? तो भारवी को दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा है? तो 4 ऑप्शन है, भरत मुनि, विश्वनाथ, भामा या फिर जगन्नाथ। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम यह कथन जो है, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये कहा गया है आचार्य भामा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन था? देखिए नायक नायिका बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछा है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ऑप्शन में है सिद्धार्थक, समिदार्थक, चाणक्य या फिर राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसका नायक कौन था? तो इसके नायक की बात करें तो इसका जो नायक है वो है चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते किसने कहा है? 4 ऑप्शन है, विश्वनाथ, भरत मुनि, जगन्नाथ या फिर दंडी। तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते ये जो कथन कहा गया है ये कहा गया है आचार्य दंडी के द्वारा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? ये भी आपने पढ़ लिया है काव्य शास्त्र में, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो आनंद वर्धन का जो संबंध है वो किससे है? अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय या फिर ध्वनि संप्रदाय। तो आनंद वर्धन का जो संबंध है वो ध्वनि संप्रदाय से है। जब हम ध्वनियां सुनते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति होती है, याद रखिएगा, ऐसे ही याद भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं। तो रघुवंश जो है ये कालिदास की रचना है जो कि एक महाकाव्य है। इसमें सर्ग कितने हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं या फिर 21 सर्ग हैं। तो जो रघुवंशम महाकाव्य है इसमें जो सर्गों की संख्या है वो है 19 सर्ग। कितने सर्ग हैं? तो टोटल 19 सर्ग हैं रघुवंशम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा किसने दी है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, भरत मुनि, जगन्नाथ, भामा या फिर विश्वनाथ। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही जवाब है वो है जगन्नाथ। जगन्नाथ ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के लेखक का नाम बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं ये रचना किसकी है, तो ये है कालिदास की रचना। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही जवाब होता है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, प्रतिमान नाटक, उरुभंग, दूत वाक्यम या फिर मालविकाग्निमित्रम। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मालविकाग्निमित्रम। जो मालविकाग्निमित्रम है ये आपका भास का नाटक नहीं है, बल्कि ये किसका नाटक है? तो ये कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न वासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कालिदास, भास, भवभूति या फिर व्यास। तो इसका जो ऑप्शन है स्वप्न वासदत्तम, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्वप्न वासदत्तम नाटक के जो लेखक हैं वो है भास, ये भास की रचना है स्वप्न वासदत्तम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी की माता का क्या नाम था? देखिए माता पिता का भी नाम पूछा जाता है,
तो यहाँ पूछा गया है भारवी की माता का क्या नाम था, सुशीला, गीता, सुनीता या फिर मीता। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुशीला जो है वो भारवी की माता का नाम था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन बता देते हैं यहाँ पे जब फिर से आया है। तो शिशुपाल वध जो रचना है इसके लेखक हैं महाकवि माघ। ये माघ की रचना है शिशुपाल वधम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। तो इनके पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है सुधीर, सुशील, श्रीहीर या फिर कृष्ण। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीहीर। श्रीहीर जो है श्रीहर्ष के पिताजी का नाम था। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, दशकुमार चरितम, शिवराज विजयम, वाश्वदत्ता और कादम्बरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है दशकुमार चरितम। अभी हमने ऊपर ही जस्ट पढ़ा भी है। तो दशकुमार चरितम किसकी रचना है? आचार्य दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो ऑप्शन में है मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि या फिर अभिनव गुप्त। तो रसों की संख्या 8 मानने वाले आचार्य कौन है? वो है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि जो है इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ और आनंदवर्धन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन जो है आनंदवर्धन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि संप्रदाय को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, वामन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आचार्य आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? ऑप्शन है उत्तर रामचरितम, मृक्षकटिकम, मालविकाग्निमित्रम या फिर मुद्रा राक्षस। तो कालिदास की रचना इसमें से कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मालविकाग्निमित्रम। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है भट्टनायक। भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं भट्टनायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के समूहों को मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ऑप्शन देखिए आप, पहला दिया है कालिदास ऋतु संहार, भवभूति दशकुमार चरितम, दंडी नैषधीय चरितम, बाणभट्ट उत्तर रामचरितम, श्रीहर्ष कादम्बरी। तो इसमें जो आपका सही जवाब है इसको आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले आप इस पांचों में देखेंगे कि कौन सी रचना जो है वो कालिदास की है। तो कालिदास की रचना ऋतु संहार है, तो कहेंगे बिल्कुल सही, कालिदास की रचना ऋतु संहार ही है। तो पहले का ए हो जाएगा। फिर दूसरा है भवभूति। भवभूति की रचना इनमें से कौन सी है? तो भवभूति की रचना की बात करें तो चौथा उत्तर रामचरितम। यहाँ पे देखिएगा, ये कालिदास की रचना हो गई, भवभूति की रचना हो गई उत्तर रामचरितम। इसके बाद जो अगले लेखक हैं वो है दंडी। दंडी की रचना है दशकुमार चरितम। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है? आपने पढ़ा है, बाणभट्ट की है कादम्बरी। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? अब आपको दिखेगा, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। और इसके बाद बात करें श्रीहर्ष की, तो श्रीहर्ष बचते हैं, जो बचा वो इनकी ग्रंथ हो गई, यानी कि श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है पहला वाला। पहले ही हमें मिल गया चारों ऑप्शन कि कालिदास जो है पहला, जो सूची नंबर 2 में पहला ऑप्शन दिया गया है ऋतु संहार, ये इनकी रचना है। दूसरा भवभूति है, तो भवभूति का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उत्तर रामचरितम।
और दंडी की बात करें तो दंडी का दूसरा ग्रंथ यानी कि 10 कुमार चरितम जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है। फिर बात करते हैं बाणभट्ट का, यानी कि चौथे नंबर का जो है वो 5वां है, यानी कि कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। फिर श्रीहर्ष को देखते हैं तो श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? ऑप्शन में है वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से या फिर पंचवटी से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है पंचवटी से। उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है वो किससे संबंधित है? वो है पंचवटी से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। कल इसके आगे प्रश्नोत्तरी होगी और आप लोग बताइएगा कि यूथ से जैसे बहुत से प्रश्न जो है अभी तक जितने आए हुए हैं, यूथ में साहित्य वाले बहुत से प्रश्न दिए गए हैं जो अब तक किसी भी परीक्षा में जो पूछे गए हैं संस्कृत से। तो अगर आप यूथ से प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं कल जो है यूथ से, कल या फिर परसों में, क्योंकि अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, तो एक दिन जो है सारे क्वेश्चन यूथ से जितने आए हैं साहित्य के वो सारे आपको सॉल्व करा दूं। इससे जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का पार्ट आपका एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होना चाहिए हिंदी से। हिंदी के तो वैसे भी काफ़ी विस्तृत रूप में है, और अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में आप कोशिश करिए कि आपके एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। तो साहित्य हमने पूरा पढ़ा ही दिया है। अब आप बताइएगा, अगर आप यूथ वाली प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं तो एक दिन, बस एक ही दिन में साहित्य वाली पूरी प्रश्नोत्तरी करा दी जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे प्रश्नोत्तरी होगी। तो कल मिलते हैं इसके आगे की प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।